अपने गांव में जाकर, अपने एरिया में जाकर बोलिए कि मैं मैट्रिक पास हूँ, तो आपको लोग पूछेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, हंसेंगे आपके ऊपर। आप बोलेंगे मैं डबल पीएचडी करके आया हूँ, फिर भी कोई नहीं पूछेगा। तो सिमिलरली मैट्रिक एग्जाम जैसा जेआईबी सीआईबी है। और कुछ लोग जब इंटरव्यू में आप जाते हो लेटरल एंट्री के में, और मुझे इंट्रोडक्शन अपना देते हो कि सर आई एम ए प्रोफेशनल बैंकर। आपको पता है प्रोफेशनल बैंकर कौन होता है? प्रोफेशनल बैंकर जिसके पास जेआईबी सीआईबी के अलावा 5 और सर्टिफिकेशन होता है। तो जेआईबी सीआईबी को मिलाकर जेआईबी सीआईबी सीसीपी डिजिटल बैंकिंग एक प्रोफेशनल बैंकिंग का एक प्रोग्राम होता है। उस 5 सर्टिफिकेशन को कवर करने के बाद, जेआईबी सीआईबी एंड 3 मोर सर्टिफिकेशन को कवर करने के बाद, आप अपने आप को प्रोफेशनल बैंकर कह सकते हैं। उससे पहले आप नहीं कह सकते। अगर आप प्राइवेट बैंक में हैं तो आप तो कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूछता भी नहीं है। So hello and welcome to Knowledges. Today we are going to discuss about the strategy to crack the first paper, that is IE and IFS, Indian Economy and Financial System, paper 1. I think it's a very quite easy topic. All my classes are available in application. Go and check it out. The one-liner, the top MCQs are also available. Also by attempting 2 to 3 test series, you can clear it. Also we have a marathon session following this strategy session. Okay. सो रिमेंबर देर आर 4 मॉड्यूल्स इन योर पेपर 1। पेपर 1 में जो है आपका 4 मॉड्यूल है। इसमें से कोई भी 2 मॉड्यूल का अगर आप कवर करते हैं तो आप बिल्कुल 50 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जेआईबी में। दिस गिव्स यू एन इमेंस अपॉर्चुनिटी टू गो विथ रैंडम आंसरिंग, बट विथ मिनिमल रिस्क। थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करके आप जेआईबी फास्ट पेपर को क्लियर कर सकते हैं। कुछ बेसिक पॉपुलर क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं आज हम मैराथन में भी देखेंगे। पेपर 1 का जो मॉड्यूल ए है उसमें से थोड़ा सा कुछ अटपटा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स रहेंगे, उसको देख लेने से भी आपका हो जाएगा। जैसे आप जब मॉड्यूल सी के तरफ जाएंगे, बहुत कुछ जो हमने ऑलरेडी हमारे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे आपका इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉ, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो मॉड्यूल सी बहुत इजी हो जाता है अगर आपने पहले कभी लेटरल एंट्री की तैयारी किया है, बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग के कोर्सेज का तैयारी किया हुआ है। मॉड्यूल डी में भी वही टॉपिक आ जाता है, हमारे जनरल बैंकिंग से टॉपिक आ जाएगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके भी कंटेंट हमने ऐड कर दिया है, एक बार आप अच्छे से उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा आप वन लाइनर चेक कर लीजिए, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज कल तक हम ऐड कर रहे हैं पेपर 1 में। ठीक है, ये दीज आर द मेजर टॉपिक्स। मैं टॉपिक वाइज भी कल सुबह तक ऐड कर दूंगा, जो जो आपके लिए एडिशनल इम्पोर्टेंट है। आईईएफएस के लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो जो टॉपिक, जो एमसीक्यू की ज़रूरत है, वो कलेक्ट फोल्डर में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अभी और कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो, अभी भी समय है। राइट, तो इसको हम दे देंगे। जैसे आपका मॉड्यूल डी में पेंशन प्रोडक्ट्स, आर ई आई टी, इनविट्स के बारे में है, ये सब आप पूरा बिल्कुल ही स्किप कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। कुछ मेजर टॉपिक्स है जहाँ पे स्कोरिंग हो पाएगा, उसका हम एमसीक्यू के साथ साथ आपको दे देंगे, बाकी क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया है टेस्ट सीरीज, तो चार जो अभी अवेलेबल हैं जितने भी टेस्ट सीरीज, मैक्सिमम अप टू 5 टेस्ट सीरीज, 400-500 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आप उसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो जैसे प्रायोरिटी सेक्टर, एमएसएमई भी अवेलेबल है, हमने रिसेंटली पढ़ा भी है, तो उसके भी रिसेंट कंटेंट जो है मैं कल ऐड कर दूंगा आईईएफएस के सिलेबस के अनुसार, तो आपको मदद मिल जाएगा। आज चलिए हम एमसीक्यू के साथ शुरू करते हैं। सर पेपर के बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है, बता देता हूँ। इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें मेजरली आपका, आपने तो सिलेबस पहले भी देखा हुआ है, सिलेबस वाला सेक्शन जाके देख लीजिएगा। 4 मॉड्यूल हैं।
जिसमें ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें से बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, नीति आयोग, प्लानिंग ऑफ इंडिया। बट मेजर क्वेश्चन जहाँ से आएंगे जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एमएसएमई, एमएसएमई का जो नया रिवीजन हुआ है बजट के तहत, इसको देख लीजिएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन कम आएगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी, वो आप अवॉइड कर सकते हो, अगर पता है तो आंसर करिए, नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी से तो आपको क्वेश्चन आएगा जो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल सी में आपके जनरल बैंकिंग के जैसे बीआर एक्ट, आरबीआई एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बाकी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये तीन फोल्डर भी देख लेने से आपका हो जाएगा। मैं कल सुबह भी आपको एक बार अपडेट करके ग्रुप में दे दूंगा आज पेपर वन का रेडी रेकनर या फिर पेपर वन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। तो चलिए पहले पेपर सॉल्व करते हैं। स्ट्रैटेजी विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग, तो कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं जिसको रटना जरूरी है। बाकी बहुत जगहों पर आप एलिमिनेशन करके भी चीज़ों को आंसर कर पाएंगे, बिलीव मी। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें अकाउंटिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी तीनों टॉपिक में सिर्फ एमसीक्यू जो दिया गया है एप्लीकेशन में, उसको पढ़ के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो धीरे धीरे डाउट आता है विथ कंटेंट, जैसे आप बैंक में ज्वाइन करते हैं आज के डेट में, सेपरेट ट्रेनिंग दे के आपको बैंक में नहीं लिया जाता। वो बोलते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, आप काम करते करते सीख जाएंगे। किसी भी बच्चे को स्विमिंग कराने के सिखाने के लिए उसको पहले ट्रेनिंग देने की, थ्योरी देने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा धकेल दीजिए, वो सीख जाएगा। जो रिस्की सेक्टर है जैसे एविएशन सेक्टर, वहां पे किसी को पायलट बनाने के लिए सीधा कॉकपिट में ला के नहीं बिठाया जाता, उसको सिमुलेटर दिया जाता है। दीज आर वेरी रिस्की, लाइफ्स आर इन्वॉल्व, हियर ट्रायल एंड एरर मेथड वर्क्स। तो पहले एमसीक्यू देखते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। We'll see MCQs when and at the end we'll also discuss more about the strategy. In between I will be also telling you how to answer, how to eliminate। एक सैम्पल सेशन, हम एक सैम्पल टेस्ट सीरीज, जो सिक्स्थ टेस्ट सीरीज है उसके कंटेंट को हम लेकर आए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल आंसर विथ मी। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे इज कंडक्टेड बाय होम, आरबीआई, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन कंडक्ट करता है? एवरी वन ऑफ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन राइट नाउ। अटेम्प्ट करिए मेरे साथ। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, हु कंडक्ट्स इट? विल नॉट गिव मच टाइम अबाउट इट। यस, अनंत, फास्ट आंसर। एनएसओ बोल रहे हैं अनंत, तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। द सर्वे एनकैप्सुलेट्स ए क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ बिजनेस क्लाइमेट बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आउटलुक आरबीआई प्रोवाइड करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डील्स विथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैकेनिज्म? एसडीआर, मैंने बोला था आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये वो क्वेश्चन है। स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट अगर आपने कभी देखा होगा, व्हाट इज आवर फॉरेक्स रिजर्व, जब आप फॉरेक्स रिजर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डॉलर्स वी होल्ड, द गोल्ड वी होल्ड, द एसडीआर हेल्ड एट आईएमएफ इज ऑल्सो आवर फॉरेक्स रिजर्व। तो जब एसडीआर की बात आएगा तो आईएमएफ ही आएगा। ठीक है। एंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, बोथ ऑफ देम आर चाइल्ड ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम इन 1973। ठीक है। अच्छा सॉरी, ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स्ड इन 1973। दीज आर पार्ट ऑफ वाशिंगटन कंसेशंस। वाशिंगटन कंसेशंस, दे आर द चाइल्ड ऑफ वाशिंगटन कंसेशंस। वाशिंगटन कंसेशंस से ये शुरू हुआ एंड द ब्रेटन वुड सिस्टम फेल्ड। आपका आज के डेट में ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या था कि आपको एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। उसमें क्या होता था कि जितना आप डॉलर, रुपी या फिर यूरो, जो भी आप करेंसी छापेंगे उसके अगेंस्ट में उतना सोना आपको रिजर्व में रखना पड़ता था। इट वाज मनी वाज पेग्ड टू द गोल्ड। द वैल्यू ऑफ गोल्ड यू हैव विथ योर रिजर्व बैंक हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू करेंसी। बट नाउ देर इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, आपको उतना गोल्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, so let's move to some questions from financial system. When local area banks came to India, started in India, बाकी लोग भी आंसर करिए, कम से कम ट्राई तो करिए, गलती होगा तो फिर आप सुधरेंगे।
और ये मेमोराइज हो जाएगा। Yes, see, it is in 1996. It came into effect in 1996. Yes, local area banks are non-scheduled बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स ही हैं जो आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में नहीं है। ठीक है। In factories, if factories are running at full capacity utilization, then the marginal productivity of capital will be what? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वन। अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो इन चीजों को, ये जैसे एमसीक्यूज हैं, इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद ही रह जाएगा, कोई इशू नहीं है। इट विल बी पॉजिटिव इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल will be always be positive. The marginal productivity of capital is equal to change in output versus change in capital. ठीक है। फुल कैपेसिटी में चल रहा है, ये बहुत सिंपल चीज है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके क्वेश्चन में ही होंगे। रनिंग इन फुल कैपेसिटी तो क्या है, जितना भी कैपिटल है सब पॉजिटिवली यूटिलाइज हो रहा है, आइडल कैपिटल पड़ा नहीं है। ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी ब्रांच में, बैंक के ब्रांच में मैक्सिमम एलआई सेल हो रहा है, तीन सेल्स मैनेजर हैं, और एलआई जो सेल होता था पहले, अब 3 गुना बढ़ चुका है। पहले 1 लाख होता था, 5 लाख एलआई हर दिन होता है। एवरीडे 5 लाख एलआई होता है। इसका क्या मतलब है? ऑलमोस्ट सारे जो सेल्स मैनेजर हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सब एक्टिवेटेड हैं, सब बिजनेस दे रहे हैं बैंक को। ठीक है। The priority sector lending targets and sub targets are compounded on A and B, C and COB. So what does second E stand in COB? तो लास्ट वाला E का क्या फुल फॉर्म है, क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ? व्हाट इज COB? क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो लास्ट E का मतलब हुआ एक्सपोजर। वेरी गुड। सिंस व्हेन द आउटकम ऑफ बजट इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? Since FY 18, from FY 17-18 onwards, in addition to the financial year, when it is written in 27-18, इसका मतलब है FY 18। अगर आप 2 डिजिट में लिखेंगे तो FY 18, अगर आप 6 डिजिट में लिखेंगे तो 2017-18। ओके। तो in addition to financial outlays of schemes of the ministry being indicated in budget document, the expected outputs and outcomes of the schemes are also being presented। मतलब पहले क्या होता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे बता देते थे, अब क्या हो रहा है, FY 18 के बाद से इस स्कीम का क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका क्या आउटकम होगा, इससे इकोनॉमी को कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, वो सब आउटपुट डिस्कस किया जाता है, आउटकम डिस्कस किया जाता है। और ये आउटकम डिस्कस करना कब शुरू हुआ? FY 18 से। इसका मतलब क्या है कि बजट प्रिपरेशन में अकाउंटेबिलिटी को सामने लिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी को सामने रख के बजट प्रिपेयर किया जा रहा है कि क्या होगा। पहले खोखले वादे थे, अब वादों के साथ साथ वादों की जो वादा कर रहा है गवर्नमेंट बजट के माध्यम से, उस वादों का जस्टिफिकेशन क्या है, रैशनलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक, एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, वो भी डिस्कस हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज द टेनर ऑफ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर फॉर आरबीआई? जो गवर्नर होते हैं उनका टेनर कितने दिन का होता है? तो आप याद करेंगे, जो प्रेजेंट गवर्नर है माल्होत्रा जी, उनसे पहले शक्तिकांत दास जी थे। ठीक है। तो शक्तिकांत दास जी का टेनर क्या था, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। उसमें एक चीज क्योंकि उनको 2 टर्म दिया गया था, उनका टर्म एक्सटेंशन हुआ था, तो जनरली जो है उनको 5 साल के लिए रखा जाता है, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। मगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको फिर से रीअपॉइंट कर सकता है। ठीक है। Which of the following sectors have the highest allocation of national infrastructure pipeline? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कौन आते हैं, रोड, मतलब कौन सा सेक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है? रोड, रेल, एनर्जी और वन। इट इज अबाउट एनर्जी।
The fund allocated to major sectors energy 24%, road 19%, urban 16, railway 13 under the National Infrastructure Pipeline. Okay, government has spent around 11 lakh crore rupees in various infrastructure sector and to achieve 5 trillion economy target. ये initially target था 5 trillion by 24-25. When Factoring Regulation Act came into effect, फैक्टरिंग रेगुलेशन, फैक्टरिंग फोरफिटिंग आपने समझा होगा, बिल डिस्काउंटिंग के टर्म में ये शब्द आता है। किसी का बिल रिसीवेबल्स है तो पैसा लिक्विड नहीं है, उसको अभी पैसा नहीं मिला है, एंड फॉर बिजनेस सर्वाइवल लिक्विडिटी इज ए मेजर कंसर्न। तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना वर्किंग कैपिटल अरेंज करने के लिए या तो अपना बिल को डिस्काउंट करना होता है या तो अपना बिल को बेचकर पैसा लेना होता है। सो दैट इज फैक्टरिंग। सो इट केम इन टू इफेक्ट इन द ईयर 2011। ओके, व्हाट इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स? रीजनल रूरल, देखिए बहुत कुछ चीजें आप जानते हैं, आप अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। और जहाँ पे देखिए दो चीज ध्यान रखिए, जेआईबी में क्या होता है कि अगर ऑल ऑफ द एबव है तो चांसेस ज्यादा है कि ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर। अगर नॉन ऑफ द एबव है तो आपको बहुत केयरफुल बनना है, क्योंकि चांसेस थोड़ा कम है कि नॉन ऑफ द एबव इज, मतलब जो ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव वुड बी द राइट आंसर। तो बाकी ऑप्शन को आपको तवज्जो के साथ देखना होगा। अगर ऑल ऑफ द अबव है तो चांसेस आ रहा है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ऑल ऑफ द अबव पर आप स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है। और जैसे 0.5 मार्क वाले क्वेश्चन हैं वहां पे आप रिस्क ले सकते हो, वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यस, फॉर आरआरबी इट इज 2000 करोड़, 2000 करोड़। What is an option that gives the buyer of the option the right to buy the underlying asset at the strike price on or before the expiry date? इनमें से कौन से ऑप्शन के केस में, ऑप्शन के जो कॉल पुट ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पाएंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो दो प्रकार के ही ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ओपन ऑप्शन कुछ होता नहीं है, या तो एक ऑप्शन का टाइप होता है अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन, अमेरिकन एक्सपायरी एई एंड और यूरोपियन एक्सपायरी। ठीक है, यूरोपियन ऑप्शन, राइट। तो अमेरिकन जो होता है वो कभी भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यूरोपियन ऑप्शन जो होता है वो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी किया जाता है। क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क चाहिए। अगर आप सब में 50+ स्कोर करते हो, किसी में 45 हो भी जाता है, एंड टोटल 400 में से 200 आपने स्कोर कर दिया है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मान लीजिए अकाउंटिंग पेपर में मुश्किलात की सामना आपको करना पड़ रहा है तो अकाउंटिंग पेपर में 45 मार्क आप स्कोर करने की कोशिश करिए। आरबीडब्ल्यूएम बहुत ईजी टॉपिक है तो उसमें 50 से 55 मार्क स्कोर करने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स के पेपर में 50 से 55 मार्क स्कोर करने की कोशिश करिए। तो किसी में अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब बाकी तीन पेपर में अगर आप 50 से थोड़ा ज़्यादा ले आएंगे तो आपका 155 बन जाएगा इन तीन पेपरों में। तो बाकी में आप अगर एक पेपर आपका खराब भी होता है, 50 से थोड़ा कम जाता है, 45 तक जाता है, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्वालिफिकेशन का एक बड़ा क्राइटेरिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी हम बात करते करते भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। यस, ए कॉल ऑप्शन, वेरी गुड। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? कॉल ऑप्शन में यू हैव द राइट टू बाय एट एनी टाइम, या फिर आप एग्जिट कर जाइए या फिर आप स्ट्राइक पर प्राइस में उसको बाय कर सकते हो जब भी आपका मन करे, बिफोर द एक्सपायरी। व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया? नचिकेत मोर, भट्ट कमिटी, बिमल जालन और भंडारी कमिटी। इनमें से किसने वेंचर कैपिटल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला है? बताइए। Which committee recommended the creation of venture capital? Yes, it's Bhatt committee. It's Bhatt committee. Committee on Development of Small and Medium Entrepreneurs. It is started in the year 1972. ये कमिटी का नाम था जो इंडिया में वेंचर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रास्ता साफ किया था। ठीक है। व्हाट डज सी स्टैंड्स इन कैमल्स? कैमल्स में सी का मतलब क्या होता है? कैमल्स एक टाइप का रेटिंग होता है, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। तो बताइए, कैमल्स में सी का मतलब क्या होता है? बैंक्स के असेसमेंट के लिए,
ये बहुत जरूरी होता है। कैमल्स के बाद फिर एक मेथड आता है कैल्क्स। तो पहले कैमल्स को समझते हैं। कैमल स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, asset quality, M for management, E for earnings, L for liquidity. These are supervisor rating systems. The transition to risk-based supervision, consolidated supervision of financial conglomerates. तो जो financial conglomerates हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एनबीएफसी बैंकिंग है, तो उनका कैमल्स देखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग कैमल्स मीन स्ट्रॉन्गर बैंक और स्ट्रॉन्गर एनबीएफसी। ठीक है। Recently, Government of India launched a program called Champions. This Champion program is meant for Champions program किसके लिए होता है? Very good, अनंत बाबिरवाल, if I could pronounce your name correctly. Others do attempt, आपको भी पता है मुझे लगता है, थोड़ा बहुत आप भी आंसर करेंगे तो अच्छा लगेगा। यस, इट इज एमएसएमई सेक्टर, चैंपियंस के लिए एमएसएमई। ये सब चीजें हमने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बैंकिंग में पढ़ा है। अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ थे तो एमएसएमई में मैं हमेशा चैंपियन सेक्टर के बारे में बात करता हूँ। ये आपको बैंकिंग में भी काम आता है, जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए भी काम आता है। ठीक है। तो व्हाट इज नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड वाज रिकमेंडेड फॉर? अच्छा, नैरो बैंकिंग कंसेप्ट पहला जो डैश है उसको आप भूल जाइए, टेक्निकल एरर है। नैरो बैंकिंग कंसेप्ट वाज रिकमेंडेड। किसके लिए नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट रिकमेंड किया गया है? मतलब क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट इधर उधर है। पहले डैश नहीं होना चाहिए था, पहले जो डैश है उसको हमको एंड में लाना है। और टू एयर इज ह्यूमन, ह्यूमन से ही एरर होता है। जब आप इतने सारे मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ग्लिच होता है। हम भी नहीं, बड़े बड़े एचडीएफसी बैंक से लेकर हर जगह पे ग्लिच होता है। माइक्रोसॉफ्ट में ग्लिच होता है। अभी आपने देखा होगा एडब्ल्यूएस जो कि अमेजन का वेयर हाउसिंग है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो भी फेल हो गया। बहुत सारे लोग लोग जो क्लाउड बेसिस पर यूज करते थे, सो रहे थे, उनका जो बेड है, जो स्मार्ट बेड्स हैं, वो अचानक से गर्म हो गया और इट स्टार्टेड, मतलब इट पुल्ड देम व्हाइल स्लीपिंग। ठीक है। आज एमसीएक्स जो एक बड़ा एक्सचेंज है कमोडिटी मार्केट का, उसका भी सॉफ्टवेयर 4 घंटे के लिए डाउन था। तो बहुत सारे, मतलब 4 घंटे के लिए वो काम ही नहीं कर रहा था। सो व्हेन देयर इज ए एरर, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग बिग। बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत एरर, मतलब मार्जिन ऑफ एरर होना ही चाहिए। ओके। जो जहाँ वाई नैरो बैंकिंग कंसेप्ट केम, व्हाट इज नैरो बैंकिंग? नैरो बैंकिंग में आपको लोन देने की अनुमति नहीं होता है, क्योंकि लोन रिस्की प्रोडक्ट होता है। इसीलिए नैरो बैंकिंग कंसेप्ट में एक बैंकिंग प्रोडक्ट आता है जिसको हम पेमेंट्स बैंक कहते हैं, राइट? पेमेंट्स बैंक नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है, क्योंकि उसमें लोन नहीं दिया जाता है। जब लोन नहीं दिया जाता है तो रिस्क नहीं है। रिस्क कहाँ पे आता है? लोन में, एनपीए में। हायर एनपीए, हायर चांसेस ऑफ द फेल्योर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। इसीलिए बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक को आपने देखा होगा कि मोराटोरियम में आरबीआई प्लेस करता है। ठीक है। तो नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और ये नरसिम्हम कमिटी 1998 में इसको रेकमेंड किया गया था। Many public sector banks were facing the problem of high NPA. Some of them had gross NPAs more than 20%, but कभी कभार था। अभी तो सब कुछ रिड्यूस हो चुका है। कुछ लोगों ने अपना जो बुक बुक है उसको क्लीन भी किया है, मतलब एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, अपना जो लोन पोर्टफोलियो है, जो बैड डेट है, उसको भी सेल किया है। ये भी एक रीजन है। मतलब सच में कम नहीं हुआ है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रेशियो, उसको बेच दिया गया है, लॉस बुक कर दिया गया है वहां पे। ठीक है। जो डिस्कशन हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर भी कर रहे हैं क्लास के साथ साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमेशा बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई मायने नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। जब हम मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन द लाइंस, जो लिखा नहीं है उसको भी मैं बोल रहा हूँ आपको, एआरसी, बैड डेट्स, ये सब को भी आप थोड़ा सा याद रख के चलिए, समझ कर चलिए। एंड यू कैन टेल मी आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो एडिशनल कंटेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जेआईबी जो है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका बैंकिंग का नॉलेज बढ़ जाए। और जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो विद जेआईबी सीआईबी, आपको लेवल अप क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछा जाता है। सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। सर्टिफिकेशन आपके लिए 10,000 सैलरी ज़्यादा बढ़ा लेगा पर मंथ, ये भी एक बड़ा अमाउंट है। बट उसके साथ साथ जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है जेआईबी सिलेबस, उसको भी गेन करते जाइए। अच्छा,
और जेआईबी में हमेशा हम अक्सर देखते हैं कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने लंबा वाला क्वेश्चन में से है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट के बारे में कुछ चीज़ों को ध्यान में देंगे, फिर ऑप्शंस को के ऊपर जाएंगे। पहला पहला पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, टीयर 1 टीयर 2, सच है कि नहीं है, नोट डाउन करिए। फिर टीयर 1 इज द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट विच इज द डिफॉल्ट पेंशन अकाउंट हैविंग ऑल टैक्स इंसेंटिव्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो टीयर 1 में ही आप पैसा रखेंगे और ये डिफॉल्ट पेंशन अकाउंट होगा और इसी में ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, नॉट इन टीयर 2। ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि टीयर 2 इज नॉट ए पेंशन अकाउंट। तो कौन सा सही है? 1 and 2 स्टेटमेंट इज राइट, 2 and 3 इज राइट, 1 2 3 दैट मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और डी ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट। ये मुझे आप में से सब कोई हर कोई बताएगा। यस, yes, very good. Very good. 1 2 and 3 are try under national pension scheme NPS. There are 2 types of account, टीयर 1 टीयर 2, 2 अकाउंट है। टीयर 1 इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है जो कि डिफॉल्ट है, जो कि अगर आप बैंक में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन यहीं पे आता है। टीयर 2 जो है वो ऑप्शनल है, एडिशनल है। टीयर 2 इज एन ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट अवेलेबल टू सब्सक्राइबर, बट टीयर 1 टीयर 2 दोनों का पैसा आपके रिटायरमेंट में काम आता है। दिस अकाउंट हैज नो विड्रॉल रेस्ट्रिक्शन एंड टैक्स बेनिफिट्स। टीयर 2 इज नॉट ए पेंशन अकाउंट। टीयर 2 पेंशन अकाउंट नहीं है, सॉरी, हाँ, टीयर 2 पेंशन अकाउंट नहीं है, ठीक है। टीयर 2 एडिशनल अकाउंट है, बट मगर टीयर 2 आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एंजॉय करेंगे, ठीक है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द बैंकिंग एंटिटी इज लायबल टू लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? आरबीआई को लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस, बीआर एक्ट, पॉपुलर क्वेश्चन है, बैंकिंग का हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये आपके बिल्कुल सेक्शन 22 वेरी गुड, सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट। हु इज एलिजिबल टू ज्वाइन नेशनल पेंशन सिस्टम? एनपीएस कौन ज्वाइन कर सकता है? एनपीएस किसके लिए है? एनपीएस जो है किसके लिए है? अनंत, आपने क्यों लिखा कि सेक्शन 24 है लाइसेंस के लिए? सेक्शन 22 ही है, ठीक है। इट इज एनी इंडियन सिटीजन, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, एज्ड बिटवीन 18 to 70 years. Which chapter of RBI Act deals with provisions relating to NBFC? एनबीएफसी के बारे में आरबीआई एक्ट का कौन सा सेक्शन बात करता है? होपफुली आपके डे टू डे ऑपरेशन में ये आया नहीं होगा। यस, ये 3B, चैप्टर 3B डील्स विथ प्रोविजन रिलेटेड टू एनबीएफसी। एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकता है, अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट ले सकता है, कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता। एक मेजर चीज है, मेजर डिफरेंस बैंकिंग से ये भी है कि वो चेक में डील नहीं कर सकते। कैपिटल फॉर्मेशन इन ए कंट्री विल लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कैपिटल फॉर्मेशन विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आईसीओआर का फुल फॉर्म क्या है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये फुल फॉर्म भी याद रखिए, साथ ही साथ ये आपको बहुत आगे जाकर काम आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट, शेड्यूल्ड बैंक हैज हाउ मच पेड अप कैपिटल? ये पुराना अपडेट है, जब आरबीआई एक्ट शुरू हुआ था इसलिए पूछा जा रहा है। जब आरबीआई एक्ट शुरू हुआ था तब 5 लाख का लिमिट था, ये 1934 की बात है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। आजकल 5 लाख में अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं देता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, कोई कोई वेरिएंट है जो 5 लाख 10 लाख के ऊपर का है। तो ये पुराना 1934 का अपडेट है जो आरबीआई एक्ट में अभी तक है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन नैपफीड एक्ट? ये जानने की जरूरत नहीं है, 7 एक्ट्स, ओके। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार देखिए। कोऑपरेटिव बैंक्स इशू शेयर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, while commercial bank issue shares of unlimited liability. Second option, in a cooperative bank, one shareholder has only one vote irrespective of the number of shares he or she may hold. In a commercial bank, the voting right of shareholders is determined by the number of shares he possesses. And tell me which is correct? Statement 1, statement 2, statement 1 and 2, none of these। एक बहुत अच्छा टॉपिक है जानने के लिए कि कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो only 2 is right. Cooperative banks differ from commercial banks in the following manner.
कोऑपरेटिव बैंक इशू शेयर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव बैंक का शेयर जो है उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी आता है। ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होता है आपका, क्योंकि आप ओनर तो हैं, मगर जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें अगर आप शेयर होल्ड करते हो वहां पे जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाता है। आप अगर कोई कुछ चीज हुआ, क्योंकि दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक लाइबल होगा, ऑर्गेनाइजेशन लाइबल होगा, थोड़ी ओनर लाइबल होगा, ओनर को थोड़ी आप हाथकड़ी पहनाएंगे। मगर जो जैसे आपका अनरजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड सॉरी पार्टनरशिप फार्म है, एचयूएफ है, प्रोप्राइटरशिप फार्म है, वहां पे लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है। अगर कुछ इधर उधर होता है तो प्रोप्राइटर को भी आप लाइबल दोषी ठहरा सकते हो। इन कोऑपरेटिव बैंक वन शेयर होल्डर हैज ओनली वन वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ही सी में होल्ड। ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, आपका 10 शेयर है, 50 शेयर है, 10 करोड़ का शेयर है, कोई मायने नहीं रखता। शेयर होल्डर एक है तो उसका वोट भी एक ही है। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से होता है। कमर्शियल बैंक में जो वोटिंग राइट है वो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से होता है। आपके पास, मेरे पास 2 शेयर हैं तो मेरा राइट मगर एक हुआ, और आपके पास 4 शेयर्स हैं तो आपका राइट 2 होता है। तो काउंट मतलब इट इज एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। नॉट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। कोऑपरेटिव बैंक में जितने शेयर होल्डर्स हैं उनके इक्वल राइट्स हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर नंबर ऑफ शेयर होल्ड शेयर यू हेल्ड इन योर डिमाट अकाउंट, यू विल बी एबल टू वोट। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर? एनईएफटी का क्या अपर लिमिट होता है? जैसे आरटीजीएस 2 लाख से शुरू होता है तो एनईएफटी का कुछ लिमिट है क्या? नहीं, एनईएफटी का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ओके। ग्रामीण बैंक मॉडल, इनमें से कौन सा है ग्रामीण बैंक मॉडल जिसके लिए इस आदमी को नोबेल प्राइज भी मिला है, और ये एक डिमोन की तरह भी काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ? तो करिए, ऑप्शन का आंसर करिए, कौन है ग्रामीण बैंक मॉडल जो पॉपुलरली शुरू किए थे और पहले जिनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, आज के डेट में वो अपना सारा रेस्पेक्ट खो चुका है। ये बंदा कौन है? यस, ये है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, यही बोल, मतलब भगवान से ये शैतान बन चुका है। इन हुईच ईयर डेरिवेटिव ट्रेडिंग कमेंस्ड इन इंडिया? डेरिवेटिव का ट्रेडिंग कब भारत में शुरू हुआ? डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो मतलब डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, मतलब इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे चंद्रमा है, यू हैव मून, मून हैज नो लाइट्स, इसका अपना कोई लाइट नहीं है। इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम सन। ठीक है। तो सन नहीं रहता, मतलब सन नहीं रहता तो उसका रिफ्लेक्शन तो आता है, बट समवेयर इट हैज लिंक टू द सन, तो इसलिए रिफ्लेक्ट आता है। मगर सन नहीं रहेगा या फिर वो अदर साइड चला जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए हाफ अंधेरा रहता है मून का, हाफ ब्राइट रहता है। गेटिंग इट? यस। यस चेतन, आंसर है 2000 से शुरू हुआ। ठीक है। एंड इट इज एलसी गुप्ता कमिटी। इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट हैज रिप्लेस्ड विच कंट्री? नॉट टी, इट आई टी। ओके। इसने यूके को पछाड़ दिया है, यूके को पछाड़ दिया है। यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी अभी, मगर परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी में इंडिया 3rd नंबर पर है। ठीक है। आफ्टर यूएस एंड चाइना। हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन का एक गोल है, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ भी हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे। द डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट ए कॉस्ट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के नाम पर पूरा भविष्य को ही बर्बाद करके रख दें। तो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए, गलती से बी कर दिया गया है। मैं ऑप्शन में इसको आंसर ए कर दूंगा। ठीक है। आंसर में मैं इसका ऑप्शन ए कर दूंगा। सॉरी, सॉरी, क्विक एक्शन लेना मुझे पसंद है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी अल्फा कैरेक्टर्स आर देयर इन 11 डिजिट आईएफएससी कोड? मतलब कितना अल्फाबेट्स हैं 11 डिजिट कोड में, कितने अल्फाबेट्स हैं? रेयर अर्थ मिनरल भी 17 ही लॉजिक से याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रेयर अर्थ मिनरल भी 17 होता है पीरियडिक टेबल में।
यस, अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है 4 होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड जो होता है वो 4 होता है। ठीक है। और ये पूरा सिस्टम दिया गया है, आपको तो पता भी है। फिफ्थ कैरेक्टर हमेशा 0 होता है, वो फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। ठीक है। Which organization can supersede RBI if RBI fails to carry out any of its obligation imposed under this act? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। आरबीआई को कौन सुपरसीड कर सकता है? अगर आरबीआई किसी समय पे अपना काम सही से ना करे तो उसके ऊपर कौन आएगा? वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स एज पर आरबीआई एक्ट? कितने अमाउंट का मैक्सिमम करेंसी नोट हम छाप सकते हैं? 10,000 का, 10,000 का, वेरी गुड, 10,000 का। ठीक है। Fill in the blanks. Consider a company that has an expected requirement for a loan after 3 months. It is concerned that the interest rate will increase from the current levels, and hence it may have to pay higher interest rate on the loan. The company can enter into an what kind of agreement with its banker where it pays fixed interest rate to hedge or fix its borrowing cost today for the requirement after 3 months. मैं थोड़ा कॉमन क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा जो मतलब मिक्स ऑफ बैग लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जिस भी लेवल में आप हैं, आपको डेफिनेटली इस सेशन में मजा आने वाला है। ठीक है। इट्स ए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इट्स ए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आज समय कम है, तो अपकमिंग सेशन में इसको हम कवर करेंगे। व्हेन वाज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंट्रोड्यूस इन इंडिया? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? पीएसएल इंडिया में पहली बार 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट इज स्विस चैलेंज? स्विस चैलेंज हम किसे कहते हैं? स्विस चैलेंज इज, इट इज ए procurement bidding effort. A Swiss challenge is a method of bidding often used in public projects in which an interested party initiates a proposal for a contract or bid for a project. The government then puts the details of the project out in the public domain and invites proposal from other interested in executing it. मान लीजिए मैं जाता हूं और देखता हूं किसी जगह पे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर कोई पब्लिक प्लेस में या फिर किसी बीच का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सी बीच है, डेवलप नहीं हो रहा है। इसको डेवलप करने पर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ सकता है और किसी का ध्यान इसी के ऊपर नहीं जा रहा है, और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सर, मुझे इसका टेंडर आप दे दीजिए, 1,000 करोड़ आप मुझे दे दीजिए, और मैं इसको डेवलप करके आपको दे दूंगा, और इससे गवर्नमेंट को हर साल 5,000 करोड़ का बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट खुश हुआ मेरे प्रपोजल से, मगर उसको लगा कि अगर मुझे अंडर द टेबल बात करके या फिर किसी कोने में आइसोलेटेड रूम में डिस्कस करके, मीटिंग करके अगर प्रबंधन सर के साथ बात फिक्स कर दिया जाए, तो कल के डेट में बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, आरटीआई एक्टिविस्ट आ जाएंगे, बोलेंगे कि आपका सांठगांठ था प्रबंधन सर के साथ, इसलिए आपने उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया। तो इस मोरल जो ट्रपिट्यूड है उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम प्रबंधन सर का प्रपोजल था, हमें अच्छा लगा, वो बोलने कि 1,000 करोड़ में डेवलप कर देंगे। अगर किसी और कोई और पार्टी इंटरेस्टेड है और उनसे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हमें दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि सारा पैसा तो पब्लिक का है, पब्लिक मनी गवर्नमेंट का काम है, उस पैसा का पैसे सेफगार्ड करना, टैक्स मनी अर्न करना गवर्नमेंट का काम है, बस उसको वाइजली इन्वेस्ट करना भी काम है, तो उसको वो पब्लिक डोमेन में डाल देगा। कोई मुझसे बेहतर प्राइस में मैं 1,000 करोड़ में दे रहा हूँ, कोई अगर 500 करोड़ में वही काम करके दे दे, तो गवर्नमेंट उसको वो प्रोग्राम दे देता है। दिस इज ए स्विस चैलेंज। ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जेआईबी का सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बाद सीआईबी करेंगे तो आप एक अलग लेवल का बैंकर ही बन जाएंगे ऑल टुगेदर। व्हिच ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन ऑफ दीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स? It is district central cooperative banks. They are not regulated. Okay. Next question. What is the entry age in सरल सुरक्षा बीमा? सरल सुरक्षा बीमा में एंट्री करने के लिए एज लिमिट क्या होता है? It is 18 years. Dependent child or children will be covered from age 3 to 25 years. ठीक है, 18 से 17 साल का लिमिट है। विच नेटवर्क डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ एटीएम्स इन इंडिया? एटीएम के फंक्शनिंग के लिए इसमें से कौन सा बेहद ही इंपॉर्टेंट है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीएस, एनएफएस, एनएसीएच, नैच, और ऑल ऑफ द अबव? किसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। एनएफएस, एनएफएस जो स्विच है उसी से ही मैसेज जाता है, सो दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच।
Beginning FY 2022, there is evidence of MSCI units getting bigger with several units crossing the threshold of 250 crores turnover. Okay. ओके, क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ बैंकिंग क्रेडिट गोज टू एमएसएमई। ये जो पहला रिपोर्ट है इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए और थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये बनाया जाता है। लास्ट लाइन को हमेशा पढ़िए और देखिए, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि आपको पीएसएल में एमएसएमई सेक्टर को कितना पैसा जाता है, कितना आपको देना होता है। अराउंड 15% बैंकिंग क्रेडिट गोज टू एमएसएमई सेक्टर। Which committee recommended setting of each agenda, each 7.0 चल रहा है अभी। तो उसका जो टैगलाइन है वो है राइज, RISE, जाकर एक बार देख लीजिएगा। ईच से क्वेश्चन आता है। रघुराम राजन कमिटी, पीजे नायक कमिटी, उषा थरट कमिटी, बिमल जालन कमिटी, कौन सा है जल्दी बताइए कमेंट करके। इट इज पीजे नायक कमिटी। ईच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एग्जिम बैंक, इनमें से कौन सा एग्जिम बैंक का एक फंक्शन नहीं है। Financing import and export, then financing import and export of machines, services, underwriting shares, extending short term loans to foreign banks। तो हम शेयर के बारे में कोई बात नहीं होगा। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो ये क्यों आएगा, एलिमिनेशन से काम हो जाता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इट इज 500 crores, 500 crores, 500 crores। ठीक है। हाउ डज एक्वायरिंग एन एसेट ऑन लीज अफेक्ट द डेट्स एंड इक्विटी रेशियो। अगर कोई एसेट आप खरीदते हैं लोन लेकर तो डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या तब्दील होता है, क्या चेंज होता है, थोड़ा सा सोच कर बताइए। क्रेडिट वाले जो एग्जाम दे चुके हैं उनको भी ये बिल्कुल आता होगा। इट लीज्ड एसेट्स आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, डजंट अफेक्ट द बैलेंस शीट और डेट इक्विटी रेशियो। लीज्ड है मतलब लोन पे नहीं है, सॉरी मैंने लोन बोल दिया था क्या। तो ये लीज्ड है, लीज मतलब ये लोन नहीं है, तो ये आपका लाइबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इट डजंट अफेक्ट द डेट टू इक्विटी रेशियो। Consider the following statements about ASEAN Clearing Union and choose the incorrect statement. It's an initiative by United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. It was established in December 1975. It has 9 members countries or none of these. B. B. बी के अलावा बाकी सब सही है। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन डिसम्बर अबाउट एशियन क्लियरिंग हाउस। इट वॉज एक्चुअली एस्टेब्लिश इन 1974, December 74, नॉट 75। ठीक है। व्हेन वाज रिटेल डायरेक्ट सिस्टम लॉन्च्ड, रिटेल डायरेक्ट सिस्टम कब लॉन्च हुआ था। इट लॉन्च इन 2021। हु वाज द हेड ऑफ द कमिटी व्हिच रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। कमिटी के हेड को याद रखना होता है सी रंगराजन। प्रेजेंटली हाउ मेनी लोकल बैंक्स आर देयर इन इंडिया। लोकल बैंक्स जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इनमें से कितना अभी बचे हुए हैं, अभी बहुत कम बचे हुए हैं, 2 हैं उनमें से। एक का नाम है कोस्टल लोकल एरिया बैंक एंड कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक। Which of the following type of institutions provide the maximum microfinance credit? नॉर्मली बैंक्स ही देते हैं ज्यादातर, MFI यूनिट्स हैं मगर बैंक की तरह वो लोन नहीं दे सकते। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वेरी शॉर्ट एडिशन। होप इट मतलब आपको नॉलेज मिला होगा। ठीक है, मैं कल आपके लिए ऐड कर दूंगा जो लास्ट मिनट में जो रेडी रेकनर, जो टॉप MCQs, वन लाइनर्स और जो कुछ बजट जो जो रिसेंट चेंजेस हुआ है जो पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और रिसर्च करके कल ऐड कर दूंगा। लास्ट मिनट में सिर्फ उसी को पढ़ के आप जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। 50+ मार्क सिलेक्शन तो इसमें नहीं है, पास करना जरूरी है, 50+ मार्क बिल्कुल रहेगा। ये वाला PDF भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसका एनहांस्ड वर्जन अपलोड होगा विथ 100 MCQs। हम आज 50 MCQ देखें बट इसका 100 MCQ का PPT फॉर्मेट आपका थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जा रहा है। तो धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। और जल्दी जल्दी JIB CIB क्लियर करिए, आपको ये करंट एग्जाम में भी काम आएगा, रिसेंट जो एग्जाम आप दे रहे हैं इसमें भी बहुत काम आएगा, जैसे बैंकिंग लेटरल एंट्री दे रहे हैं उसमें काम आएगा। रिटन के लिए भी इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारा जो सिलेबस ओवरलैप है वो भी आपको हेल्प करेगा। प्लस इसके अलावा आपको इंटरव्यू में भी तवज्जो मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा और इंटरव्यू में इंपॉर्टेंस भी मिलेगा। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। तो जब हम क्लासेस भी लेते हैं नॉलेजिस्ट पर, बहुत सारे जैसे आपने आज हमने डिस्कस किया, बहुत बिटवीन द लाइंस में
आपको बताता हूँ, ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में भी काम आता है, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान रखिए। 15 मैंने एमएसएमई का पीएस, अच्छा वो वहां पे जो क्वेश्चन था आप वही पूछ रहे हैं कि पीएसएल में एमएसएमई का 7.5 है, तो आपने 15% क्या बताया। 15% जो मैंने बताया वहां पे आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। कितना जाता है, मतलब इट्स नॉट अबाउट पीएसएल टारगेट, वहां पे पूछा नहीं गया है। एमएसएमई टोटल जो बैंक का लोन पोर्टफोलियो है उसमें से कितने परसेंटेज लोन एमएसएमई को जाता है। ऑलमोस्ट अभी 15% जाता है, ये आज पर योर बुक, योर स्टडी मटेरियल ऑफ व्हाट यू से JIB, गेटिंग इट। तभी मेरे मन में डाउट आया था। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट टू। थैंक यू फॉर बीइंग सो अटेंटिव, यही मुझे अच्छा लगता है। सर सारे सब्जेक्ट का मैं देखता हूँ, सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल कोशिश करते हैं जितना भी हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन का रेडी रखना हम कल तक मतलब कल पेपर 1 का ही लॉन्च करवाते हैं, तो आपको बहुत काम आएगा। रेडी रेकनर आ जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव सपोर्ट एंड टाइम। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, JIB आपको, JIB CIB और बाकी सर्टिफिकेशन जैसे CCP MSME, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप बैंकर हैं और JIB CIB क्वालिफाइड नहीं है, अपने आप को बैंकर कहलवाने का अधिकार आपको नहीं है। विदाउट JIB CIB सर्टिफिकेशन यू इवन शुड नॉट टेल यू बैंकर और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज ए बैंकर इन जनरल पब्लिक। मैं ये नहीं बोलता कि JIB CIB कर लिया तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। JIB CIB किया तो कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं किया तब दिक्कत है। जैसे पहले कोई आपके एरिया में पहला मैट्रिक एग्जाम पास करता था तो उसको हम गांव के लोग, आसपास के लोग सर पे बिठाते थे, अवार्ड देते थे। उसका बहुत इंपॉर्टेंस था। आज के डेट में आप अपने गांव में जाकर, अपने एरिया में जाकर बोलिए कि मैं मैट्रिक पास हूं, तो आपको लोग पूछेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, हंसेंगे आपके ऊपर। आप बोलेंगे मैं डबल PhD करके आया हूं, फिर भी कोई नहीं पूछेगा। तो सिमिलरली मैट्रिक एग्जाम जैसा JIB CIB है। और कुछ लोग जब इंटरव्यू में आप जाते हो लेटरल एंट्री के में और मुझे इंट्रोडक्शन अपना देते हो कि सारा मैं प्रोफेशनल बैंकर, आपको पता है प्रोफेशनल बैंकर कौन होता है? प्रोफेशनल बैंकर जिसके पास JIB CIB के अलावा 5 और सर्टिफिकेशन होता है। तो JIB CIB को मिलाकर JIB CIB CCP डिजिटल बैंकिंग एक प्रोफेशनल बैंकिंग का एक प्रोग्राम होता है। उस 5 सर्टिफिकेशन को कवर करने के बाद, JIB CIB एंड 3 मोर सर्टिफिकेशन को कवर करने के बाद आप अपने आप को प्रोफेशनल बैंकर कह सकते हैं। उससे पहले आप नहीं कह सकते। अगर आप प्राइवेट बैंक में हैं तो आप तो कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूछता भी नहीं है। बट when you go to a public sector bank and to an interview and you say yourself as a professional banker, वहीं पे पूछ लेगा तो आप IIBF में से सारा पांचों सर्टिफिकेशन आपने कर लिया है, तो नहीं किया है तो आप नहीं बोल सकते, ये नियम है। इन चीजों को जानिए। JIB CIB कोई बड़ा चीज नहीं है, जिस तरह से आप मेरा क्लास अभी एंजॉय कर रहे थे, तो अगर उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आप हंसते खिलते खेलते हुए इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहे हो तो आप 50% सिलेबस ऑलरेडी पढ़ के आए हो और 50% मार्क इसमें चाहिए। ऑलरेडी आपको उतना मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जाके बैठ भी जाओगे, नॉलेजिस्ट का स्टूडेंट जाके बैठ भी जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन बैठे बैठे हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कोई कसर बचा है तो रेडी रेकनर और टेस्ट सीरीज को अटेंड करने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी दुआएं और मेरी कंटेंट, मेरा पूरा इंटेंट और मेहनत आप लोगों के साथ है। एप्लीकेशन में पूरा दे दिया गया है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जाके थोड़ा सा बेसिक कंटेंट को रिवीजन कर दीजिए और रेडी रेकनर में कल रिलीज कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई विल बी कम अप विथ मोर सेशंस वेरी सुन। थैंक यू सर फॉर टेकिंग द सेशन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यस चेतन, यू हैव आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर दिस सेशन, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा CBO इंटरव्यू के लिए बिजी था, बट व्हेन इट इज अ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट इट इज ऑलवेज सर आंखों पर, ठीक है। तो आई डोंट लीव एनी स्टोन अन टर्न फॉर माई स्टूडेंट। तो इस समय मैं इतना बिजी हूँ, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन में कम से कम 40-50 इंटरव्यू मैं खुद लेता हूँ, बाकी मैनेज करता हूँ कि बाकी लोगों का इंटरव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एवरी डे इन वेरियस पैनल में, वेरियस पैनल्स वी आर टेकिंग 300 to 400, इसलिए मेरे लाइव यूट्यूब सेशंस आज के डेट में बहुत कम आ रहा है, या आ ही नहीं रहा है रैदर, क्योंकि मैं इस समय हम वी हैव सेट असाइड आवर कोर्स सेल, मतलब बंद कर दिया है। लाखों रुपए का सेल्स पर डे हमने हॉल्ट करके रखा है, ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स फ्यूचर। सो दिस मच ऑफ वी आर दिस मच सीरियस वी आर अबाउट द स्टूडेंट्स कैरियर, एंड इफ यू आर equally serious about yourself then give it a shot.
कीप द जेआईबी एग्जाम, यू रियली डिजर्व इट। और एक एक दो एग्जाम नहीं भी होता है, मुझे तो नहीं लगता कि नॉलेज के सिलेबस के बाद नहीं होगा, फिर भी समय नहीं मिला, आपके पास दूसरे अटेम्प्ट भी है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक ही पेपर दे के आप क्वालिफाई कर जाओगे। किसी में 45 भी रख लोगे और किसी में 55 रख लोगे, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे इजी और विदाउट नेगेटिव मार्किंग और कौन सा एग्जाम हो सकता है? मुझे ये भी अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हर कोई मेरा स्टूडेंट क्यों नहीं दे रहा है जेआईबी एग्जाम, क्यों अपने पास वो सर्टिफिकेशन रख नहीं रहा है जिसके बलबूते पर उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, सो सी यू, लंबा सेशन चल गया है तो थैंक यू।